रीड आउट सबने कर लेगी इस स्टेटमेंट को। देन आफ्टर अब मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स आपको क्या कहता है? सपोज आपके पास क्या है? ट्रायंगल है। हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है ए बी। अब गिवन क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। यानी कि आप एक कोई भी साइड है उसका मिड पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। आप किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लो। कौन सी साइड का मिड पॉइंट लेंगे? बीसी का। बीसी का ले लेंगे। चलो ये मिड पॉइंट होगा x। अब इस मिड पॉइंट से हमें क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? लाइन। अब वो लाइन ड्रॉ करेंगे वो आप किसी भी एक साइड के पैरेलल रख सकते हो। एसी के पैरेलल रखें या एबी के पैरेलल? एबी के पैरेलल। अब एबी के पैरेलल रखेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से पास करेंगी हमारी, है ना? अब ये थर्ड ये होगी हमारी फर्स्ट साइड जिसका मिड पॉइंट लिया, सेकंड साइड जिसके पैरेलल हुई और थर्ड साइड जिसको बाइसेक्ट करेगी। यानी कि अगर मैं पॉइंट ले ले y तो y क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। यहां तक बेटा सभी बच्चों समझ में अच्छे से? ये थ्योरम ये कहते हैं कि आप एक ऐसी लाइन लो, आप एक ऐसी लाइन लो L, ये हमारी क्या लाइन है? ऐसी लाइन लो जो एक साइड के तो मिड पॉइंट से पास करे और दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो थर्ड साइड को क्या करेगी? That statement is clear to all the students that the line drawn through mid point कि हमने एक लाइन ली जिसको ड्रॉ किया एक साइड के मिड पॉइंट से और उसको पैरेलल रखा सेकंड साइड के, तो थर्ड साइड को क्या करेगी? एनी डाउट? अब ये बाइसेक्ट कैसे करेगी उसके लिए हम इसका क्या करेंगे? इसका प्रूफ सेम रहेगा जैसा हमारा मतलब सिमिलर रहेगा, बिल्कुल सेम तो हम नहीं बोल सकते जैसा हमने मिड पॉइंट थ्योरम में किया है। इसका कन्वर्स भी समझ में आ गया? और ये दोनों थ्योरम है ना, आपको कोई इनकी स्टेटमेंट ध्यान होनी चाहिए। ध्यान मतलब ये नहीं कि आपको स्टेटमेंट क्रैम करनी है, जस्ट आप स्टेटमेंट को याद रखो। भाई एग्जामिनर ये पूछ ले दैट स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम और स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इन दैट केस यू हैव टू स्टेट द थ्योरम कि उसकी स्टेटमेंट क्या है कि क्या कहते हैं। सपोज जैसे यहां पर मैं सिंपल बोलूं, इसका रिजल्ट आप बोल दो। कन्वर्स आपको समझ में आना चाहिए दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड के मिड पॉइंट से एंड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो भी मैंने जो स्टेटमेंट बोली हो सकता है इससे थोड़ा डिफर करे, लेकिन जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ट्रू है ना। स्टेटमेंट स्टेट करने का मतलब होता है कि जो वो आपकी बाइनरी थ्योरम है ना उसका रिजल्ट क्या है वो आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। एनी डाउट? अब अपनी लैंग्वेज में मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लिख दो कि द लाइन इज पैरेलल। टीचर को समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है। मींस आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो भी आप उसको दो तीन पॉइंट में ब्रेक करके और अच्छे से स्टेटमेंट आप याद कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द सेम स्टेटमेंट ऑफ द बुक। अब हम प्रूव करेंगे। फॉर दैट आई एम टेकिंग द ट्रायंगल ABC। अभी हम मिड पॉइंट लेते हैं हम P, इसका A और लाइन ड्रॉ करेंगे इस मिड पॉइंट से इसके पैरेलल BC के पैरेलल। तो ये दो चीजें हमें गिवन होंगी दैट P is the mid point and the line L is parallel। ये देखो पैरेलल वाला गिवन है ना हमें, ये लाइन हमारी क्या होगी? पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू वन साइड, और वो कौन सी साइड ले ली जिसके पैरेलल है? BC। तो जो चीज इसमें गिवन हो ध्यान से देखो। पहला क्या गिवन है कि हमारा P क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB। P is mid point of AB and L is parallel to BC। दो चीजें जो गिवन अच्छे समझ में आ गई। अब L पे जो भी पार्ट आएंगे वो BC के पैरेलल होंगे। भी L का कोई भी पार्ट ले लोगे ना इस लाइन का, वो किसके पैरेलल होगा? BC का पैरेलल होगा, क्योंकि जो हमारी दो लाइन पैरेलल होती है उनके पार्ट्स भी आपस में क्या हो जाते हैं? देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब ये जहां इसको इंटरसेक्ट करेगी वो हमें प्रूव करना है कि मिड पॉइंट होगा। यानी कि अगर मैं यहां पर लूं पॉइंट Q, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट AQ is equal to CQ। हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? AQ is equal to CQ। अब सेम हम क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चन में भी ये स्टेप थोड़ा याद रखना पड़ेगा के लिए। ये मैं बोल सकता हूं कि क्रैमिंग स्टेप है, या आप इसको कैसे भी याद करो, आप इसको समझ के कर सकते हो। सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया।
क्या किया था, मैंने पॉइंट सी लिया था और उससे एक लाइन क्या ड्रॉ की थी, पैरेलल। किसके पैरेलल ड्रॉ की थी, ए बी के। दैट मींस सी, मैंने पॉइंट लिया सी और यहां से लाइन ड्रॉ की, मैं मान लेता हूं एन, और ये आपकी लाइन कौन सी है, एल। अब मैंने अगर लाइन एम ड्रॉ की पैरेलल ए बी के, तो इसने लाइन एल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, सो दैट टेकिंग दिस पॉइंट भी आर, इसको हम क्या देते हैं, आर। कंस्ट्रक्शन लिख दोगे, कंस्ट्रक्शन करके लिखना दैट थ्रू पॉइंट सी वी विल ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू ए बी एंड इट इंटरसेक्ट्स द लाइन एल एट पॉइंट आर। अभी हमारे पास क्या आ गई, दो ट्रायंगल आ गए, एक तो ट्रायंगल है फर्स्ट और एक ट्रायंगल है सेकंड। इन ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल सी आर। अगर मैं ट्रायंगल प्रूव कर दूं कॉन्ग्रुएंट, अगर मैं ट्रायंगल क्या प्रूव कर दूं कॉन्ग्रुएंट, तो ए क्यू और सी क्यू कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। अब अगर हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं तो हमारे पास तीन पेयर होने चाहिए जो इक्वल हो। अब वो देखते हैं। सबसे पहला पेयर देखो, यहां से हमारा क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट। देन आफ्टर एंगल 3 एंड एंगल 4 एंगल 3 और एंगल 4। अब अल्टरनेट इंटीरियर, पता है सर ऐसा ही लिखेंगे, है ना, या फिर चीजें रट रखी है बस सर कुछ भी कहें, अब इसके बाद यही करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। अब इन दोनों के अलावा और भी पेयर मिल रहा है क्या हमें, अब तीनों एंगल तो हम प्रूव नहीं कर सकते इक्वल। अब क्या कोई साइड इक्वल मिल रही है इन दोनों ट्रायंगल में, AP एंड CR क्या कहीं से इक्वल गिवन है। हमारा P मिड पॉइंट है, देखो P क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहां से हम सिर्फ ये बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। अगर P मिड पॉइंट है तो हमारा क्या होगा, AP और BP क्या रहेंगे इक्वल, और L तो पैरेलल हमें गिवन थी BC के, और क्या प्रूफ बनाना हमें, टू प्रूव दैट AP is equal to CQ। हमें तो AP और BP इक्वल गिवन है ना। अब कैसे ना कैसे करके अगर मैं BP और CR को इक्वल प्रूव कर दूं, तो अब AP की वैल्यू भी इसके बराबर और CR की वैल्यू इसके बराबर, तो यहां से इक्वल हो सकते हैं। और BP और CR इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये क्या बन जाए पैरेलल। तो इसको अब इस रिजल्ट के लिए हमें इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, पहले पैरेलल। तो इस फिगर को ना मैं अलग से निकाल लेता हूं ताकि ये अच्छे से विजुअल्स मिल जाए हमें इसके। ये फिगर कुछ ऐसा है हमारा, इस फिगर को यहां ड्रॉ कर देते हैं। P जैसा बनाओ ना फिगर हमारा पैरेलल वाला, इसके पॉइंट जैसे B P और Q पॉइंट हम एक बार ऐड देते हैं, लिखने को सिर्फ हम R लिख लेते हैं, Q हमारा कुछ यहां पर इसको छोड़ देंगे, और ये C। अब ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है B C R P, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं तो ये अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। ये अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो हमारे पास ये पेयर क्या आ जाएगा, इक्वल। ये पेयर इक्वल आ गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, और सिंपलिसिटी से हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट। अब ये पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करें, जब इसके दोनों पेयर अपोजिट साइड के क्या हो, पैरेलल, क्योंकि हमने पैरेलल ड्रॉ किया ना लाइन। सर एक गिवन और एक हमने कंस्ट्रक्ट। अब लाइन L किसके पैरेलल है, BC गिवन है। तो PQ, अब अगर लाइन L पैरेलल है BC के, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि PR पैरेलल होगा BC के, बाय पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। So PR is parallel to BC, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। यहां पे कोई डाउट किसी बच्चे को? अब हमारे पास ये वाला पेयर तो पैरेलल आ गया, अब ये वाला पेयर पैरेलल कैसे हो, BP और CR बाय कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या किया था मैंने, AB को किसके पैरेलल किया था, लाइन M। अब AB और अगर लाइन M पैरेलल हो तो इनके पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल।
So BP is parallel to CR. Why? By construction. तो यहां से मैं लिख सकता हूं that BCRP is a parallelogram. Why? Because if in a quadrilateral both pair of opposite sides are parallel, then that quadrilateral is a parallelogram. यहां तक डाउट है किसी बच्चे को? अब यहां से क्या मैं लिख सकता हूं जो CR जो BP के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। अब यहां से देखो AP किसके इक्वल है और CR किसके इक्वल है? इसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसके इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर AP और CR की वैल्यू सेम है तो दोनों आपस में भी क्या रहेंगे? इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट AP is equal to CR by equation number first and second. By equation number first and equation number second. यहाँ से ट्राइंगल APQ किसके कॉम्पोनेंट हो जाएगी? हमारी ट्राइंगल CR बाय एंगल साइड। तो यहाँ से हमारा AQ किसके इक्वल हो जाएगा? CQ बाय CC। ये हमें क्या करना था? इसका रिजल्ट इजी है ना, थोड़ा मिड पॉइंट थ्योरम की होता है, डायरेक्टली बोल्ड हो गया। तो बेटा तुम्हें पता लग गया कि मैं इसे पैरेललोग्राम क्यों बनाया? इसे पैरेललोग्राम बनाना मजबूरी था, ये पैरेललोग्राम पहले प्रूव होना, क्योंकि डायरेक्टली मैंने देखा कि ट्रायंगल कॉम्पोनेंट करने की कोशिश की ना मैंने, अगर डायरेक्टली कॉम्पोनेंट हो जाती तो मैं इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, बट डायरेक्टली ऐसा कोई पेयर नहीं बना, इसलिए पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ तुम्हारे पास रिवीजन आ जाएगा, पहले ये क्वेश्चन करोगे, मान ही जाओगे उस ट्रायंगल पे, पहले यहाँ तक करोगे, इसमें कंस्ट्रक्शन लिखना भूल गया मैं, कंस्ट्रक्शन लिख देना जो कंस्ट्रक्शन मैंने बताया। ये करने के बाद सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे? पैरेललोग्राम, उसके बाद क्या प्रूव करेंगे? ट्रायंगल, ताकि हमारे पास एक विजुअल आ जाए ना कि पहले पैरेललोग्राम प्रूव होगा तभी ट्रायंगल क्या होगी, तो एक स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी प्रोसेस। सो रीड आउट दिस थ्योरम, इफ एनी डाउट इन प्रूफ देन आस्क फ्रॉम मी। इस थ्योरम के प्रूफ में कोई डाउट है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। मंडे को टेस्ट है क्या? एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चंस जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किए ना, आप इस सेक्शन में पूछ सकते हो। काफी बच्चों का रिजल्ट अच्छा भी रहा, मींस बेटा इसमें मेहनत करके मार्क्स भी अच्छे आए। कुछ एक बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने वर्क किया लेकिन थोड़ा कंफ्यूज रहे, वो तो हो जाता बेटा कई बार, लेकिन जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की ना, उनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। इस थ्योरम में कोई डाउट है क्या? अब बेटा एक्सरसाइज 8.1 का बता देता हूं, आप तब जब रिवीजन करो ना, सबसे पहले क्वेश्चन में इन्वेस्टिगेट, थ्योरम में तो डायरेक्ट रिजल्ट है वो तो हमें जरूरत नहीं है, बट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो प्रूव करना है वो अगर आप गिवन लेके चल पड़े तो क्या वो क्वेश्चन वैलिड होगा? तो क्या मार्क्स मिलेंगे? तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमें ये पता लग जाए ना कि गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है, तो फिर हम उसको रिलेट कर लेते हैं कैसे थोड़ा बहुत। So there is no doubt in this theorem. सर PQ और RQ को नहीं ले सकते थे क्या? PQ और RQ, अभी में मैं रिलेशन लिखता था, PQ और RQ का देखना, गिवन में कोई रिलेशन है हमारे पास? अब रिलेशन, अगर PQ और RQ में कोई रिलेशन होता तो वहां से हो जाता, फिर एंगल साइड एंगल लग जाता, बट ऐसा हमें कुछ गिवन ही नहीं है। अगर गिवन होता ना तो फिर वैसे ले लेते हैं, वो बन जाता हमारा वैल्यू स्टेप। देन आफ्टर डू एग्जांपल नंबर 4, बट एग्जांपल नंबर 4 से डाउट सिर्फ ये एग्जांपल करेंगे हम, काफी ये एग्जांपल नंबर 4 नहीं, सॉरी एग्जांपल नंबर 7 काफी इजी और अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। पहले तो इस एग्जांपल का रिजल्ट बता देता हूं मैं तुम्हें, फिर एग्जांपल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एज ए रिजल्ट भी है आगे, ये ना ये एग्जांपल जो 7 सेम ये एज ए क्वेश्चन है एक्सरसाइज इन 10th क्लास, और एक्सरसाइज ऐसा है 10.4 एक्सरसाइज में है,
तो एक तो रिजल्ट देख लो ध्यान से, आप ये रिजल्ट देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या ट्रायंगल ए बी, ठीक है। अब तीनों साइड के मिड पॉइंट ले लो, क्या लिए हुए यहाँ पर डी ई एफ, इनको ज्वाइन कर दो। अब कितनी ट्रायंगल आए? 4। चलो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे हमेशा? यानी कि अगर कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया 16 है ना, तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। और कंप्लीट का अगर 64 है तो ये होगा हमारा 16 16 16 16। यानी कि आप अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल को डिवाइड कर दोगे ना 4 इक्वल पार्ट में, तो चारों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। और वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी, ये रिजल्ट है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तो हम 10th में जाएंगे तो शायद हो सकता है कि भूल जाए रिजल्ट, क्योंकि इतना जल्दी हमें याद नहीं रहता। लेकिन कोई भी चीज अगर आपने अच्छे से समझी हुई है ना, तो जब टीचर दोबारा बताएगा तो हमें रिकवर थोड़ा इजीली हो जाती है, इतना इंकन्वीनियंस नहीं होता। सो वी विल स्टार्ट। ट्रायंगल एबीसी इज गिवन, फिगर सेम ही था ना हमारा ये, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, डीएबी का मिड पॉइंट है ना, यस सर, और ई किसका मिड पॉइंट है? बीसी, और एफ मिड पॉइंट है एसी, एसी का। सो व्हाट इज गिवन? डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट midpoints of साइड्स ऑफ ट्रायंगल AB, BC and CA respectively। respectively मतलब समझते हो? यस सर, कि फर्स्ट मिड पॉइंट है फर्स्ट साइड का, सेकंड मिड पॉइंट है सेकंड साइड का, थर्ड मिड पॉइंट है थर्ड। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव all four triangles are congruent all four triangles are congruent। अब यहाँ तो triangles है ही नहीं, by joining yes, congruent का मतलब समझ रहे हो? इन चारों ट्रायंगल्स का शेप एंड साइज क्या होगा? सेम। अब यहाँ पे देखो सेम सेम तो पता है रोटेट हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर। अब सबसे पहले ना मैं ट्रायंगल को प्रूव करूंगा कॉन्ग्रुएंट। ये वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEF, ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार मैं D को हटा देता हूँ, काफी इजीली समझ में आता है। और अब यहाँ देख लेते हैं। Now can I say that DF is parallel to BC? yes sir, yes So in triangle ABC, D and F are the midpoints. किसके midpoints हैं? ACF They are the midpoints of AB and AC. So therefore DF is parallel to BC। DF किसके पैरेलल होगा? BC और DF किसका हाफ हो जाएगा? बीसी का, यहाँ तक देखो क्या कुछ समझ नहीं आया, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर, DF is parallel to BC। यहाँ तक आगे का डिस्कशन बाद में करेंगे ना। अगर ये यहाँ तक स्टेप समझ में आया then we will proceed further and if there is any doubt up to this point then you can ask proof। यहाँ तक कोई डाउट है? सर वो रफ कर नहीं किया तो सीधे दिख रहा सर DF BC। अरे थोड़ा सा विजुअल्स क्लियर हो जाए, वो मैंने ऐसे हटा नहीं दिया, वो बस एक बार हटाया है। वहां पर भी मैं एक बार फिगर साथ के साथ पैराग्राफ में बनाया था, आपको प्रूफ में वो पैराग्राफ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा अलग बनाने से हमें थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है चीजें समझने में। कई बार मैं डबल डबल फिगर ड्रॉ करता हूं ना आपके क्वेश्चंस में, फिर नोट में कोई जरूरत नहीं हो ड्रॉ करने की। दैट्स फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ DF पैरेलल हो गया BC के, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि DF जो है पैरेलल हो जाएगा BE के? yes sir DF is parallel to BE, parts of parallel parts of parallel sides। और यहाँ से अब हम प्रूव करेंगे कि DF is equal to BE। क्या DF और BE इक्वल हो जाएंगे? yes sir यस सर, क्यों? सर क्योंकि BE हाफ है BC का।
DF is equal to BE. Why? Because BE is half of BC and DF is also half of BC. क्योंकि दोनों ही BC का हाफ है ना, क्योंकि देखो E मिड पॉइंट हो गया BC का, E क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया BC का, तो B obvious है कि हाफ हो जाएगा BC का, और DF को हमने BC का क्या कर दिया हाफ है, प्रूव कर दिया। अब यहां से इसको भी डाल देते हैं एक बार, तो ये पॉइंट तो इसको हटा ही दिया। अब मुझे बताओ कि क्या हमारा BEFD पैरेललोग्राम बन जाएगा? Yes, क्या हमारा तो देयरफॉर BEFD इज है, क्यों हुआ पैरेललोग्राम? क्योंकि एक पेयर आपका पैरेलल हो गया और सेम पेयर क्या हो गया equal. अब अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल मैं ड्रॉ करूं, अजय ने बुरा मान लिया ना लो, अब ड्रॉ करते हैं। अब अगर मैं इसका डायगोनल ड्रॉ करूं तो एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उस ट्रायंगल को क्या करेगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड, यानी कि मैं फर्स्ट ट्रायंगल लूं DEF, फर्स्ट ट्रायंगल लूं मैं DEF, तो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी DEF लिया, तो मैंने स्टार्ट होगा EDB, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDB। This is our figure number, this is our equation number first। यहाँ पे समझ आएगा क्वेश्चन? अब फिगर कंप्लीट कर लेते हैं ना हमारा। फर्स्ट इक्वेशन में किसी बच्चों को डाउट है? अब जैसे हमने DF को रिलेट किया ना B से, क्या मैं DF को रिलेट कर सकता हूँ EC से? DF EC के पैरेलल हो जाएगा और DF किसका हो जाएगा, EC का हाफ। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम आएगा ना फिर। So similarly we can prove that DFCE is a पैरेललोग्राम। अब DFEC जो DFC पैरेललोग्राम में बिहार डायगोनल कौन सा है हमारा EF। अब ये डायगोनल क्या करेगा, इन दोनों ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड, तो यहाँ एक ट्रायंगल सेम रख लेते हैं, ट्रायंगल DEF में सेम रख लेता हूं। अब DEF रखूंगा तो यहाँ से क्या होगा हमारा FEC, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FEC। ये दोनों रिजल्ट समझ में आ गया क्या? यस सर। अब देखो आपकी ये ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल सेकंड, ट्रायंगल थर्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब तो ये तीनों आपस में क्या होंगी, चौथी से रिलेशन दिया है ना, चारों कॉन्ग्रुएंट दिखानी थी, तो चौथी में सर वो ADEF पैरेललोग्राम हो जाएगा सर। अब B को हम किससे रिलेट करेंगे, AF से, क्योंकि देखो D और E किसके मिड पॉइंट है, AB और BC के, तो D किसके पैरेलल होगा, AC के, और D किसका हाफ हो जाएगा, AC का, और AF भी किसका हाफ है, AC का, तो D और AF क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं तो ये यहाँ से थोड़ा हमें पैरेललोग्राम इजीली दिखाई देगा। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ADEF is a पैरेललोग्राम। और यहाँ रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिख दोगे क्या यहाँ पर, दैट डायगोनल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इन diagonals of a parallelogram divides it into two triangles, divides it into two congruent triangles। सेम रीजन यहाँ पर आएगा और सेम आपका यहाँ आएगा। अब यहाँ देखो, अब ADF हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम, और DF यहाँ पर क्या बनेगा, डायगोनल। अब डायगोनल पैरेललोग्राम क्या करेगा, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड, और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी, तो यहाँ से हमारे ट्रायंगल DF को हम इसको कॉमन रख लेंगे एंड देयरफॉर ट्रायंगल DF कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अगर DEF की बात करें यहाँ से DEF
तो यहाँ से क्या हो जाएगा FAD, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FAD हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4. अब देखो ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये भी सेम के कॉन्ग्रुएंट और ये भी सेम के कॉन्ग्रुएंट, इनकी चारों आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वी कैन से दैट triangle DEF, then after triangle EDB and triangle FEC and triangle FAD are congruent to each other. एग्जाम्पल आएगा समझ में? Yes sir. द होमवर्क ये होगा, इस एग्जाम्पल्स को आप घर से करके देखोगे एक बार. नहीं रफ एग्जांपल्स अगर मैं जब भी दूंगा दैट मींस दे आर यू हैव टू डू इन योर रफ. इसके ऊपर बोर्ड पे देखो, कैरी आउट करके. अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी.